हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के लेसन 1 के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग सबसे पहले अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। क्या 1870 में जो युद्ध लड़ा गया था फ्रांस और प्रसा के बीच, क्या वो सेडावा में लड़ा गया था? जी नहीं। क्या फ्रैंकफर्ट में लड़ा गया था? बिल्कुल नहीं। क्या तुर्की में लड़ा गया था? तो बिल्कुल नहीं। तो कहाँ पे लड़ा गया था मेरे प्यारे साथियों? तो सेडान में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर एरोप्लेन, यानी ए नंबर को क्या करेंगे, एरोप्लेन पे उड़ा के भेज देंगे। अगर आप लोगों को पूछे कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो क्या बोलेंगे? सेडान में। ऑप्शन नंबर कोई सा ऑप्शन में अगर हमको सेडान मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेडान को टिक मार के निकल जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्या क्रीमिया का युद्ध होने से जर्मनी का एकीकरण हो गया था? जी नहीं। क्या प्रसा और डेनमार्क के युद्ध होने से क्रीमिया का युद्ध मतलब जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो बिल्कुल नहीं। क्या सेडान का युद्ध होने से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था? बिल्कुल नहीं। तो सेडोवा का युद्ध, क्या याद रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि सेडोवा का युद्ध से ही क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। सेडोवा का युद्ध, क्या याद रखेंगे मेरे प्यारे साथियों? सेडोवा का युद्ध। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है? जी नहीं। क्या फ्रांस को कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड को? जी नहीं। तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता है तब किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को याद कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैजनी साहब थे हमारे। यंग यूरोप का जो संस्थापक थे वो कौन थे? मैजनी साहब थे। आप लोग याद रखेंगे कि मैजनी ने ही यंग यूरोप का संस्थापक, यानी यंग यूरोप नामक का इन्होंने क्या किया था? संस्थापक किया था। क्वेश्चन अगर पूछे कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था तो क्या बोलेंगे? मैजनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, वो लोग भी जुड़ जाएंगे और वो भी पढ़ सकेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों को एक बार वीडियो शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। मैं देख रहा हूँ कौन कौन कमेंट कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान शासक थे, राजा थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? बिल्कुल सही सही।
हाँ, आप लोगों ने सही बताया, मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान जो शासक थे वो कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, गैरीबाल्डी पैसेज क्या था? तो आप लोग कमेंट बताइए कि गैरीबाल्डी पैसेज क्या था, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। क्या गैरीबाल्डी सिपाही था? जी नहीं। किसान था? जी नहीं। जमींदार था? जी नहीं। तो क्या था मेरे प्यारे साथियों? तो नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? क्या 1863 में हस्ताक्षर हुआ था? नहीं। 1864? ये भी नहीं। 1872? ये भी नहीं। तब कब हुआ था? तो 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो क्या याद रखेंगे? 1871 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? अभी जस्ट हम लोग पढ़े, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए स्पीड से। हाँ, बिल्कुल सही। यानी 1871 में जो संधि हुई थी तो उनका क्या नाम था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या नाम था मेरे प्यारे साथियों? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? जी बिल्कुल सही जवाब। आप लोग कमेंट में जवाब देते रहना है। गणराज। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? क्या काउंट काबूर था? जी नहीं। गैरीबाल्डी था? ये भी नहीं था। क्या मेजनी साहब थे? तो ये भी नहीं थे। यानी जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था कौन था? बिस्मार्क जी थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो हमारे बिस्मार्क भैया जी थे। कौन थे? तो बिस्मार्क भैया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? यानी इटली का जो एकीकरण हुआ था तो किसका संबंध नहीं था? क्या बिस्मार्क का संबंध था इटली के एकीकरण में? तो जी नहीं। इटली का जो एकीकरण था तो इनमें से बिस्मार्क का कोई भूमिका नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था? इंग्लैंड था? जी नहीं। रूस था? जी नहीं। प्रसा? ये भी नहीं। यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन थे? ऑस्ट्रिया थे। कौन थे? ऑस्ट्रिया थे। तो हम लोग याद रखेंगे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन थे? कौन थे? ऑस्ट्रिया थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि जर्मनी के
एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? क्या मेजनी थे? जी नहीं, मेजनी नहीं थे। क्या गैरीबाल्डी थे? तो ये भी नहीं। क्या लेनिन थे? जी नहीं। तब कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए स्पीड से कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जी हाँ, बिल्कुल सही, बिस्मार्क। कौन थे? बिस्मार्क साहब थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर में, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है स्पीड से कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1864 में हुआ था फ्रैंकफर्ट का संधि। अभी हम लोग क्या यही पढ़े? क्या 1866 में? 1870? जी नहीं। हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया, यानी फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था वह 1871 में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट का जो संधि हुआ है वो कब हुआ है? 1871 में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। जालवेरिन संबंधित है, जालवेरिन संबंधित है किससे? क्रांतिकारियों से? जी नहीं। विद्वानों से? जी नहीं। पादरियों से? जी नहीं। बच कौन रहा है? कौन रह गए हमारे? तो जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े आप लोगों ने कि जालवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। तो आप लोग याद रखेंगे कि जालवेरिन संबंधित है किससे? व्यापारियों से। व्यापारियों से आप लोग याद रखेंगे, जालवेरिन संबंधित है व्यापारियों से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का अभी तक 15 नंबर में कितना सही हुआ। 15 नंबर में आप लोग अभी तक कितना नंबर ला चुके हैं? कमेंट बॉक्स में भर दीजिए स्पीड से। तो चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। जनेवा संधि कब हुई? तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए कि जनेवा संधि कब हुई? क्या 1952 में जनेवा संधि जो हुआ था 1952 में हुआ था? जी नहीं। क्या 1985 में हुआ था? जी नहीं। 1950? जी नहीं। तो हम लोग याद रखेंगे कि जनेवा समझौता यानी संधि जो हुआ था वो कब हुआ था? 1954 में। जनेवा संधि कब हुआ था? तो हम लोग याद रखेंगे 1954। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? क्या उन्हें सेनापति पद पर नियुक्त किया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सेनापति पद पर नियुक्त किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि काउंट काबूल को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सेनापति के पद पे? जी नहीं। फ्रांस में राजदूत? जी नहीं। गृह मंत्री? नहीं। काउंट काबूल को जो विक्टर इमानुएल ने पद सौंपा था तो इसे प्रधानमंत्री का पद सौंपा था। काउंट काबूल को विक्टर इमानुएल ने प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया था। तो आप लोग याद रखेंगे। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं भी। इससे आप लोगों को एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग अभी क्लास करने के बाद इसे नोट में भी उतार ले। लेसन 1 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि वियना सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन के हिसाब से हमको पता चल रहा है कि हमको पूछ रहे हैं कि कब हुआ था, कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। क्या वियना सम्मेलन 1848 में हुआ? जी नहीं। 1870? जी नहीं। 1871?
नहीं, 1871 में तो हमारा फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। यानी वेना सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1815 में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे कि वेना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? कि इटली का जो एकीकरण हुआ था तो इनमें किनका किनका योगदान था? क्या इटली के एकीकरण में हमारे मेजनी साहब का योगदान नहीं था? तो जी हाँ था। काउंट काबुल का? जी हाँ था। विक्टर इमानुएल? जी हाँ था। मेजनी को अगर क्वेश्चन आए कि मेजनी को हम लोग मसीहा के नाम से भी जानते हैं, काउंट काबूल हो गया, विक्टर इमानुएल हुआ, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि मेजनी को हम लोग मसीहा भी कहते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग कि मेजनी को क्या बोलते हैं? मसीहा भी बोलते हैं। तो इनमें से जो इटली का जो एकीकरण हुआ था तो इनमें से तीनों का अहम भूमिका था। तो हम लोग याद रखेंगे मेजनी भी था, काउंट काबूल भी था, विक्टर इमानुएल भी था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो चलिए बिना देरी हुए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? क्या गैरीबाल्डी ने किया था? गैरीबाल्डी साहब आए थे रक्त और लौ की नीति का अवलंबन करने? जी नहीं। मेजनी साहब आए थे? जी नहीं, भी नहीं आए थे। बिस्मार्क साहब आए थे? जी नहीं। तो रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? हाँ सही, नेपोलियन साहब ने किए थे। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो हमारे नेपोलियन साहब ने किए थे। रक्त और नीति का अवलंबन किसने किया? तो हमारे नेपोलियन साहब ने किए थे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? क्या लुई 18 ने किया था? क्या नेपोलियन थर्ड ने किया था? या नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था? या बिस्मार्क ने किया था? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। क्या जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? स्पीड से। लुई 18, नेपोलियन 3, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क। किसने किया था? जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही। तो किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, बिल्कुल आप लोग सही है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चन 22 को देखते हैं कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? क्वेश्चन क्या है हमारे बीच कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। क्या क्योटो सम्मेलन में ऐसा हुआ था? जी नहीं। क्या वेना सम्मेलन में ऐसा हुआ था? जी नहीं। तो फिर रियो डी जेनेरियो सम्मेलन? नहीं, लौसने सम्मेलन में हुआ था, बिल्कुल सही। आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? क्या फ्रांस का था? हीगेल साहब जो थे वो हमारे फ्रांस के दार्शनिक थे? जी नहीं।
इटली के थे? जी नहीं। ऑस्ट्रिया के थे? तो नहीं। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हम लोग क्या जानते हैं कि हेगेल साहब जो थे वे जर्मनी के दार्शनिक थे। तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखेंगे हम लोग कि हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी के थे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 24 को देखते हैं कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना? क्या यही उद्देश्य था कि गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना या लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना या राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना? हाँ, बिल्कुल सही। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। क्या था मेरे प्यारे साथियों? राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 25 को देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1804 में? फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1804 में, 1817 में, 1871 में? जी नहीं। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वह 1789 में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, क्षमा चाहूँगा, कि आप लोगों का अभी तक पच्चीस में से कितना सही हुआ? स्पीड से आप लोग कमेंट करेंगे कि 25 में से टोटल आप लोग का सही कितना हुआ? आप लोग स्पीड से कमेंट में बताइए 25 में आप लोगों का कितना आंसर सही हो चुका है अभी तक? आप लोग पहले से कितना जानते थे? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से था। मेजनी साहब जो थे वो हमारे, तो वो लाल सेना का संबंध रखते थे। का गठन संगठन बनाए थे? जी नहीं। डाइट थे? नहीं। जालबेरी? बिल्कुल नहीं, ये तो व्यापारियों का था, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मेजनी का जो संबंध था वो किनसे था मेरे प्यारे साथियों? कार्बोनरी से था। किनसे था? कार्बोनरी से था। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए और अपना दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्या याद रखेंगे? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो जर्मनी में। कहाँ पे है? जर्मनी में। हम लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। कोसूत का संबंध किस देश से है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भर दीजिए इसका कि कोसूत का संबंध किस देश से है? कोसूत का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया से? जी नहीं। यूनान से? जी नहीं। पोलैंड से? जी नहीं। तो कोसूत का जो संबंध है वो हमारे हंगरी देश से है। कहाँ से है? हंगरी देश से। क्या याद रखेंगे कि कोसूत का जो संबंध है वो कहाँ से था? हंगरी से था। बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं
यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किनको किनको पता है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ये पालन किसे कहा जाता है? तो क्या पुर्तगाल थे? जी नहीं। पोलैंड थे? जी नहीं। इंग्लैंड थे? जी नहीं। यानी यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को। हाँ, आप लोग याद रखेंगे कि यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। बिल्कुल सही। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? कि प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854 में? जी नहीं। 1874? जी नहीं। 1884? जी नहीं। तो कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? 1864 में। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? क्या 1861 में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? 1720 में? 1817 में? तो जी नहीं। ए और ये जो सी नंबर ऑप्शन है ये क्या है? बिल्कुल गलत है। इटली का जो एकीकरण पूर्ण हुआ था वो कब हुआ था? 1871 में। बिल्कुल सही जवाब। इटली का जो एकीकरण पूर्ण हुआ वो कब हुआ? 1871 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी? कोई बच्चा बोल रहा है जी नहीं। ऑस्ट्रिया? जी नहीं। इटली? जी नहीं। तब लुई फिलिप कहाँ का शासक था? तो फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का शासक था। तो आप लोग याद रखेंगे कि लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? क्या मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन नहीं थे हमारे? ये जो मित्र राष्ट्र थे उसमें ब्रिटेन नहीं थे तो थे क्या? फ्रांस नहीं? फ्रांस थे? जी ये भी थे। क्या रूस नहीं थे? तो जी थे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन के हिसाब से कि जर्मनी जो था वो शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्र में जर्मनी शामिल नहीं हुए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? आंसर दीजिए आप लोग। ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। तो स्पीड से आंसर दीजिए। ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड या तुर्की। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया के अधीन थे। आप लोग याद रखेंगे कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो क्या याद रखेंगे? ऑस्ट्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? क्या जर्मनी के बने थे? जी नहीं। इंग्लैंड के बने थे? जी नहीं। पोलैंड? ये तो बिल्कुल नहीं। तो 1871 में विलियम प्रथम कहाँ के सम्राट बने?
आप लोग याद रखेंगे जर्मनी के सम्राट बन गए थे। क्या याद रखना है कि 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई। यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट लग रहा है हमको, लुई 16वें होना चाहिए था इस जगह, तो आप लोग सही कर लेंगे कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी। 1793, 1854, 1748, 1798। तो हम लोग याद रखेंगे कि लुई 16वें को फांसी 1793 में दे दिया गया था। लुई 16वें को फांसी कब दी गई, 1793 में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पोट्सडैम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया। फ्रांस, वियतनाम, भारत। तो हम लोग याद रखेंगे जापान। क्या याद रखेंगे, जापान। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं कि सर्डिनिया का राजा कौन था। विक्टर इमानुएल, नेपोलियन, चार्ल्स 10 या इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। कोई बच्चा बोल रहे नेपोलियन, जी नहीं, हमारे नेपोलियन साहब सर्डिनिया के राजा नहीं थे, नहीं चार्ल्स 10 थे। सर्डिनिया का जो राजा थे वो कौन थे, विक्टर इमानुएल थे। सर्डिनिया का राजा कौन थे, विक्टर इमानुएल थे। बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। स्पीड से आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। क्या उत्तरी अमेरिका, जी नहीं। दक्षिणी अमेरिका, बिल्कुल नहीं। पश्चिम एशिया, जी नहीं। तो फिर इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग अभी कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कि हमारा भारत देश किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आप लोग इनका जवाब कमेंट में देना है कि हमारा भारत देश किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा ये लेसन का। हम लोग जब भी क्वेश्चन देख रहे हैं, ये लेसन 1 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये जो 40 क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, इनको कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए आप ये 40 क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप लोग इसे अपने नोट्स में उतार के इसको अच्छे तरह से 2 से 3 बार रिवाइज करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को भी देख लेते हैं कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। क्या क्वेश्चन है जी। यहाँ पे ऑप्शन कमेंट में आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। सही सही है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लोग क्या क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो वो देश कौन सा है, वो है यूनान। आप लोग याद रखेंगे कि यूरोप वासियों के लिए
यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो आप लोग को इसी तरह का ऑब्जेक्टिव, वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो गया, वीवीआई सब्जेक्टिव हो गया, आप लोग को ये चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंचा दें। अगर आप लोग को किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ का ज़रूरत हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग को कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो आप लोग को ज़रूर मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और जो हमारे आस पड़ोस के हैं, गांव के, अगर वो ऑफलाइन बैच हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी एडमिशन स्टार्ट है। तो हमारे यहाँ क्लास 6 से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है और रिजल्ट की 100% गारंटी। हमारे यहाँ हर सप्ताह साप्ताहिक टेस्ट होता है, फिर टेस्ट के बाद बच्चों को प्राइज़ दिया जाता है, बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट में हर सब्जेक्ट के आपको बेहतरीन से बेहतरीन अलग अलग टीचर मिलेंगे। हमारे यहाँ उर्दू का अलग पढ़ाई होता है, संस्कृत का अलग पढ़ाई होता है। तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है सनहुला में है, बड़ी पुल के नीचे, शिव मंदिर के सामने, भुड़िया के शिव मंदिर के सामने, और सनहुला का जो बड़ी पुल है उसके नीचे। तो आप लोग एक बार कोचिंग ज़रूर विजिट कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे ही एंड करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।